कोई इंसान अपनी बॉडी को उतना टाइम भी नहीं दे सकता, आधा घंटा, तो दैट इज रॉन्ग। अगर रीढ़ की हड्डी इस शेप में है तो वो कहीं ना कहीं कर्व होने लगती है जब पेट का मोटापा आगे बढ़ता हाँ, है। शरीर का हर पार्ट, हर सेल धीरे धीरे वीक होता है। आप उस प्रोसेस को तो नहीं रोक सकते, बट उसके प्रोसेस को रिटार्ड कर सकते, स्लो डाउन कर सकते। सारा मसल्स का खेल है कि अगर आपके मसल्स वीक हैं, चाहे एज कोई भी हो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस इसके होने का आपकी मांसपेशियों की कमजोरी। सुना जाता है कि ज़्यादातर कोई चीज़ हैवी चीज़ उठा लो तो बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी खिसक गई है, काइंड ऑफ चीज़ें हमने सुनी है। रेस्ट का जो फेज होता है दैट इज इन नो वे हेल्पफुल। एक्यूट पेन में, सिवियर पेन में अगर हमने कोई भी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करा तो दर्द बढ़ना ही है। पहले हमें जिस स्पाइन सर्जरी में इतने बड़े बड़े चीरे लगाने पड़ते थे, अभी वही चीज रिड्यूस होके लेस देन 1/3 हो गई। वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और आज फिर हाजिर हूं एक ऐसी प्रॉब्लम को लेकर के जिसके बारे में हमारे देश में बहुत सारे मिथ हैं, जिसका लोगों को सल्यूशन नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में हर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी की समस्या के लिए, जिसका कई बार लोगों को सल्यूशन तो नहीं मिलता है, जिसके लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूरोसर्जन और न्यूरो स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु कृष्णा। वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू इशिता। सबसे पहले तो ये बताइए कि रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी में कितना मेजर रोल प्ले करती है। इनफैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना दो एस्पेक्ट से। आई वुड से एज ह्यूमंस हमारे में और बाकी क्वाड्रूपेड एनिमल्स में फ़र्क यही है कि वाई वी आर एबल टू स्टैंड अपराइट, हम सीधे कैसे खड़े हो पाते हैं। इसका मेन रीज़न यही होता है कि हमारा जो बैकबोन है उसका एक अपराइट ओरिएंटेशन है, एंड दी स्ट्रक्चर्स, मसल्स स्पेशली जो उसको सराउंड करते हैं, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इसके पोजीशनिंग के लिए और पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक अगर हम जनरल लैंग्वेज या ग्रामर या एक मुहावरों की बात करें तो कहते हैं ना कि किसी इंसान में कितना दम है, भाई उसकी रीढ़ की हड्डी में कितना दम है, बिल्कुल। किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, समथिंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सम प्रॉब्लम एग्जैक्टली। या सम सपोर्ट। तो दैट इन इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स कि भाई स्पाइन इज ए वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। स्पाइन की बात कर रहे हैं, कई बार होता है कि लोगों को पीठ में दर्द होता है, स्पाइन से जुड़ा है, पीठ में दर्द होता है तो लोग इसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसको नेग्लेक्ट करना कितना हार्मफुल हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। स्पाइन, देखिए मैं आपको एक ब्रीफली ये बताना चाहूँगा, स्पाइन हम कहते किसको हैं। वैसे जो सर के बाद जो ब्रेन हमारा है, हेड है, एंड दैट इटसेल्फ कंटिन्यूज एज स्पाइन थ्रू आउट आवर होल बैक। मतलब सर से लेकर गर्दन, पीठ और कमर एंड दी सेंट्रल पार्ट्स बिटवीन आवर हिप्स, वो पूरा का पूरा स्पाइन फॉर्मुलेट करता है। उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, गर्दन, पीठ, कमर, तो सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर, और एक हुआ सेक्रम एरिया। तो ये चारों ही चीज़ें स्पाइन की पार्ट होती है। तो कभी कभी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे स्पाइन में दर्द है, तो दे हैव टू बी क्लियर कि हमें कहाँ पे दर्द है, पहली चीज़। एंड एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं कि भाई स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। तो स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली एक मेडिकल टर्म है, अच्छा। स्पाइन रिलेटेड पेन। आइटिस वर्ड मेडिकल सिस्टम में जब भी यूज़ होता है तो मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन। बिल्कुल। अब वो अगर गर्दन का है तो हम हिंदी में बोलेंगे कि गर्दन में दर्द है। हाँ। इंग्लिश में बोलेंगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम नेक पेन या आई एम हैविंग नेक पेन। इंग्लिश में मेडिकल भाषा में क्या बोलेंगे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, समथिंग लाइक दैट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड इसकी इंपॉर्टेंस है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, हमारे डे टू डे रूटीन्स में। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अर्लियर द बेटर। व्हेन वी आर यंग, यस, हमारा शरीर, हमारे मसल्स कोप अप करती रहती हैं, कंपनसेट करती रहती हैं, बट डीजेनरेशन एज का एक नॉर्मल प्रोसेस है। शरीर का हर पार्ट, हर सेल धीरे धीरे वीक होता है। आप उस प्रोसेस को तो नहीं रोक सकते, बट
उसके प्रोसेस को रिटार्ड कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल। सो सिमिलरली अगर हमारे रीढ़ में, हम्म। चाहे वो कमर हो, पीठ हो, गर्दन हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, द अर्लियर यू एड्रेस मतलब द अर्लियर आप उसको सोच के कि क्यों हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है और क्या करना है, उसको अगर हम रेक्टिफाई कर लें, करेक्ट कर लें, तो उसका प्रोग्रेशन रुक सकता है, उससे होने वाले नर्व रिलेटेड डैमेजेस रुक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि यूजुअली हमने देखा है कि जो बढ़ती उम्र के लोग हैं उनको ज़्यादातर ऐसी दिक्कतें आती, तो क्या ये सही है कि जो सिर्फ जिनकी उम्र बढ़ रही है, मिड एज के, उनको ही दिक्कत होती है, या आजकल के जो यूथ हैं या बच्चों में भी ये देखा जा सकता है? दोनों ही कैटेगरी के एज ग्रुप्स में हमने ये प्रॉब्लम देखी है। इनफैक्ट एक तो मैंने जब ऑपरेट किया था, दैट यंग पर्सन वाज अबाउट 16.5 to 17 ईयर्स और ओके। उसको डिस्क प्रोलैप्स था ओह। एट दैट यंग एज। शुरू में तो पेन होता है तो वी जस्ट थिंक कि भाई खेलने कूदने से हुआ है या कहीं कहीं जर्क लग गया, बट जब परसिस्टेंट पेन रहा तो वी गॉट दी MRI डन, जो उसके लिए ज़रूरी होता है, एंड वी फाउंड कि अच्छा खासा डिस्क निकला हुआ है बाहर, नस को दबा रहा है। सिमिलरली एज यू सेड कि बढ़ती उम्र, अगेन बढ़ती उम्र इनडायरेक्टली ये सिग्निफाई करती है कि हमारा जो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है स्पाइन का, वो कहीं ना कहीं वीक हुआ है और उसकी वजह से अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हुई, एंड नर्व कंप्रेशंस हुए या जनरल बैक एक हुए। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है, कॉमन इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली सीन इज मसल वीकनेस। ओके। हम ये मानेंगे कि जैसे जैसे एज अगर आपकी बढ़ रही है, एंड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, आपने मसल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान नहीं दिया है, पीठ से संबंधित, रीढ़ से संबंधित, एग्जैक्टली। तो बैक एक वुड बी अ कांस्टेंट प्रॉब्लम, वो कॉन्स्टेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। तो इसलिए शायद ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ ये चीज़ देखी गई है, बट जैसा आपने भी कहा और शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, एट ऑल एज ग्रुप्स एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर्स, ये प्रॉब्लम्स कॉमनली देखी जा रही हैं। So it तो is यानी not यूजुअली confined. ये सारा मसल्स का खेल है कि अगर आपके मसल्स वीक हैं, चाहे एज कोई भी हो, तो इट कुड बी कि हो सकता है ये सारी दिक्कतें। यस, आई थिंक जो आपने पॉइंट आउट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है पूरा बॉडी के लिए। आपको मैं सिंपली ये बताऊं, आप स्पाइन के अलावा भी अगर हम देखें, इफ़ वी सी दी स्केलेटल सिस्टम कहते हैं जी। बॉडी का पूरा बोन का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, हाँ। तो अगर हम पूरा बोन का फ्रेमवर्क देखें, एंड अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर मैं एक स्केलेटन को ऐसे यहाँ टांग दूँ, हाँ। तो ही विल जस्ट लूजली मूव अराउंड क्या Exactly. मतलब, हैंग करता रहेगा, हवा से हिलता रहेगा। हाँ, हमारे बायो के क्लास में हमने बहुत देखा हुआ है। तो नाउ व्हाट इज होल्डिंग इट, व्हाट इज मूविंग इट? इट इज ओनली एंड ओनली द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ट्रू। मसल्स एक बॉडी का शेप और फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं। उनको मूव क्या कर रहा होता है? दो चीज़ें, एक नर्व जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देती है, और दूसरा ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड सप्लाई देते हैं, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब पहुंच रहा होता है। बिल्कुल। नर्व्स ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, दैट इज रेगुलेटेड बाय आवर ब्रेन एंड स्पाइन। वो उसी का पूरा एक मैथमेटिकली ओरिएंटेड हमारा नर्व का सिस्टम होता है, जिसकी वजह से मसल्स में करंट जाती हैं और सोडियम पोटेशियम चैनल्स के थ्रू वो माइक्रो वोल्ट्स में करंट्स उसको फ्लेक्स करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। तो मसल का जो एक स्ट्रेंथ है, वो ड्यूरिंग आवर अर्ली फेजेस, ड्यूरिंग आवर यंग एडल्ट लाइफ, एज आई सेड बिफोर, बॉडी कंपनसेट कर रहा है। As we are approaching our say 50s, 60s, most important determining factor is only and only your muscle strength. चाहे वो घुटना हो, चाहे कमर हो, चाहे गर्दन हो। Even I would say कि अगर हमारे पैरों की मसल्स, क्वाड्रिसेप्स या थाइस की मसल्स स्ट्रांग हैं, तो नी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरी एब्डोमिनल और बैक स्ट्रांग है, तो कमर की प्रॉब्लम नहीं होगी, या होने की जो टेंडेंसी या उसकी जो प्रोग्रेशन है वो कम हो जाएगा। So it is very important to understand कि muscle strength is the key to not let any problem related to your back come up.
होप कि हमारे व्यूअर्स को भी ये बात समझ में आई होगी कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मस्ट। सर एक टर्म आता है स्पाइनल डिस्क का, स्लिप डिस्क, सॉरी। तो ये सुना जाता है कि ज़्यादातर कोई चीज़ हैवी चीज़ उठा लो तो बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी खिसक गई है, काइंड ऑफ चीज़ें हमने सुनी है। तो ये सिर्फ भारी सामान उठाने की वजह से होता है या कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें कि जिसके थ्रू ये स्लिप डिस्क हो सकता है? स्लिप डिस्क समझना ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। रीढ़ की हड्डियों में छोटी छोटी कई प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। जैसे मैंने बताया अलग अलग पार्ट्स होते हैं। गर्दन जिसको सर्वाइकल, पीठ जो थोरैसिक या डॉर्सल स्पाइन, कमर जो लंबर स्पाइन, एंड सेक्रम एंड द टेल बोन, कॉक्सिक्स बोलते हैं उसको। ये जो हड्डियाँ होती हैं इनके बीच में एक इलास्टिक मटेरियल होता है और उसको डिस्क बोला जाता है बिकॉज दैट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर दैट हेल्प्स इन मूवमेंट्स, आगे पीछे साइड्स में रोटेशन में, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्पाइन को। ठीक है। अब जो रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंटर में एकदम एक कैनाल होती है जिसमें द मेन नर्व विच इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड या वो ट्रैवल कर रही होती है और दोनों तरफ से नर्व्स राइट एंड लेफ्ट साइड में निकलती हैं विच सप्लाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ योर ब्रेन। सर और गर्दन के जंक्शन पे जो ब्रेन का पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में नीचे चला जाता है। अभी क्या है कि हमारे जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, एज आई मेंशन अर्लियर, अभी इससे जस्ट पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मसल्स के रोल की। तो चाहे हम भारी सामान उठा रहे हैं या खिसका रहे हैं या हम खेलते खेलते हम अचानक से जंप किए या रन किए, किसी टाइप के ट्रॉमा या एक्सीडेंट्स की वजह से सडन लोअर बैक पे या गर्दन पे इम्पैक्ट आया, तो होता यही है कि अगर वो जो दोनों हड्डियों के बीच का जो डिस्क है वो अगर स्लिप कर गया, एंड जनरली इट स्लिप्स बैक, वो डिस्क आगे होता है, नर्व्स पीछे होती है, तो इट स्लिप्स बैक। और अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा स्लिप कर गया, बल्ज आउट कर गया, हर्निएट कर गया, तो नर्व्स को वो प्रेस करता है। खाली अगर टच करेगा तो इट विल जस्ट कॉज ए वेरी सीवियर बैक एक। होता है ना कि एक हम अचानक से कुछ काम कर रहे थे और सडनली जैसे झुक के उठे, सीधे हुए, एकदम से सडन कैच पेन हुआ और कमर में एकदम सिवियर अनबियरेबल पेन और स्पाज्म हो गया, बस 2 दिन तक हम फिर चल ही नहीं पा रहे। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अक्यूट डिस्क प्रोलैप्स। और उसमें नर्व्स टच हुई, नर्व्स की शीथ टच हुई, सडन करंट्स निकली और मसल एकदम टाइट हो गई। सो इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जो कि एक सडन मसल डिस्क बल्ज की वजह से होता है। अगर ज़्यादा प्रोलैप्स जिसको हम लोग बोलते हैं या कंप्रेशन होगा तो वो फिर अलोंग द नर्व ट्रैवल भी कर सकता है। तो स्लिप डिस्क, डिस्क प्रोलैप्स, चिक निकलना, डिस्क हर्निएशंस, ये सब एक एंटिटी हैं और कॉमनली देखी गई हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस इसके होने का आपकी मांसपेशियों की कमज़ोरी। बिल्कुल। ये तो चीज़ हम आपकी समझ गए हैं। एक और मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि जैसे आपने बताया ना कि अचानक से कुछ हो जाता है तो सीवियर बैक पेन होने लगता है, तो उसमें हमने देखा है कि बैक पेन को सिकाई दी जाती है या फिर यूजुअली लोग बहुत सारे मेडिकेटेड क्रीम है लाइक वॉलिनी मूव वगैरह यूज़ करते हैं। तो हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करता है? और ये चीज़ गर्माहट से, आप समझ रहे हैं कि गर्माहट से कैसे कोऑर्डिनेट करके आपके जो सीवियर बैक पेन है उसमें राहत देता है? जब भी प्रॉब्लम सडनली हुई है या अक्यूट है, अक्यूट मतलब एकदम रीसेंट ऑनसेट की अगर होती है, तो उसमें ऑब्वियसली पेन बहुत हो रहा होता है, अकड़न या स्टिफनेस बहुत होती है, एंड कुछ भी एक इवेंट हुआ होता है तो सडनली बॉडी के अंदर सूजन या इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि चाहे हम फिजियोथेरेपिस्ट या थेरेपी के हेल्प से या जनरल घर पे अगर हमारे हॉट वाटर बॉटल्स हैं या हीटिंग पैड्स हैं, उनसे हम अगर सिकाई करते हैं 2-4-5 मिनट के लिए, तो वो हीट अंदर तक ट्रैवल करती है। दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली अ सुपरफिशियल हीट। हीट देने के तरीके भी होते हैं जिसमें हम एक सुपरफिशियली स्किन और मसल्स तक पहुंच जाते हैं। एक होता है डीप हीट, उसके वो डाइथर्मीज, उसके लिए स्पेशल मशीन्स आती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास होती हैं, उनके थ्रू डीपर स्ट्रक्चर्स तक भी हम एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट ला सकते हैं। तो यस, शुरू के फेज़ में अगर हम
किसी भी मोडालिटी से थोड़ा हीट थेरेपी दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली सूजन और अकड़न कम करने की मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो वो हेल्प करता है. रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दीज बेसिक सपोर्टिव मोडालिटीज़. तो ये काफ़ी लंबे समय तक आराम करना मतलब इसका एक इलाज हो सकता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ये देखा है, इनफैक्ट उस पॉइंट पे मैं आऊँगा कि जो ये एक्सटेंडेड रेस्ट का जो फेज़ होता है, दैट इज़ इन नो वे हेल्पफुल. इट हैज़ टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल. तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर. अगर हमें सडन पेन हुआ, सीवियर पेन है, तो बहुत सी बार लोग एक्सरसाइज वगैरह करने लगते हैं या करवा दी जाती है उनको. गलत है. एक्यूट पेन में, सीवियर पेन में अगर हमने कोई भी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करा तो दर्द बढ़ना ही है, उसको रिलीफ नहीं बढ़ गया. सिमिलरली अगर हमने एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ रेस्ट कर लिया तो हमने क्या किया, और स्टिफनेस बढ़ा दी. वी आर सेकेंडरली प्रमोटिंग इवन स्टिफनेस एट अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अभी तो कमर में प्रॉब्लम था, पता चला मुझे पीठ भी दर्द होने लग गया. तो यस, रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बट टू अ लिमिटेड टाइम, टू अ लिमिटेड पीरियड. एंड उसको लिमिट करने के लिए हमें बाकी मोडालिटीज़ का हेल्प लेना चाहिए ताकि हम अर्ली मोबिलाइजेशन अचीव कर सकें. अर्ली का मतलब किसी के लिए 3 दिन भी हो सकता है, किसी के लिए 1 हफ्ता भी, किसी के लिए 8 दिन भी हो सकता है. बट प्रेफरेबली आई वुड से अ वीक्स टाइम इज़ अ गुड टाइम, जिसके बाद रेस्ट का कोई औचित्य नहीं रह जाता. आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी कि हम इंसान को कैसे जल्दी मोबिलाइज करें, बिल्कुल बिल्कुल. रादर देन कन्फाइन टू बेड, बिकॉज दैट इज़ नो ट्रीटमेंट नाउ डेज. अब तो चीज़ें बहुत मुझे change लगता है हो गई कि ज़्यादा देर तक रेस्ट करने से या फिर सोने से, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बॉडी में भी कई बार मसल्स में पेन होने लगता है. जैसे यूजुअली अगर मैंने खुद से देखा है कि अगर मैं सुबह मॉर्निंग 5 बजे उठ रही हूँ और किसी दिन वीक ऑफ पे मैं 10 बजे उठ रही हूँ, तो मेरी बॉडी का मूवमेंट होता है ना, वो बहुत टाइट हो जाता है. जी बिल्कुल. तो वो इसी वजह से कि आप सुबह डेली 5 बजे उठ रहे हो और आपने एक्सेस नींद ले लिए 5 घंटे की, और तो इस वजह से ये दिक्कत होती है. नेचुरली उसके अंदर कई सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं कि हमारा बॉडी ट्यून्ड अप है एक सर्टेन आवर्स ऑफ स्लीप के लिए, हमारी मसल्स वैसे ही ट्यून्ड अप है, हमारा पॉस्चर वैसे ही ट्यून्ड अप है. तो अगर हमने उसको जब भी एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच आउट किया, चाहे 1 घंटा या 3 घंटा, तो हमारी मसल्स भी एक एक्स्ट्रा रिलैक्स्ड फेज में जाएंगी, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्टेड फेज में चली जाएंगी. सेकेंडली मूवमेंट्स ना होने की वजह से वो स्टिफ हो जाएंगी. ओके. भाई आप एक पॉस्चर में सो रहे हो. दूसरा, किसी भी रीज़न से अगर आप एक्सटेंडेड स्लीप आपको लेनी पड़ रही है तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न. तो वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत थक गए, बहुत लेट नाइट कहीं आपके फंक्शंस में थे, तो आप कैसे सो गए इतनी गहरी नींद में, यू जनरली डोंट रियलाइज दैट. एग्जैक्टली. सो द पॉस्चर ऑल्सो टेंड्स टू गेट डिस्टर्ब्ड विद एक्सटेंडेड स्लीप. ओके. और तीसरी अगेन, जो हमारे मसल्स की कैपेसिटी है वो एग्जॉस्ट हो गई टू सस्टेन आवर पॉस्चर. तो वो भी. चौथा और भी चीज़ होती है, वैसे मैं आपको, क्योंकि आपने पूछा है, डिहाइड्रेशन. ओके. पानी. डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर मसल क्रैम्प्स, मसल पेन. जो कि भाई आप ज़्यादा देर सो गए, आपने पानी तो भाई रात में ही पिया था ना, हाँ बिल्कुल. तो फिर वो क्या है, वो डिहाइड्रेशन फेज में गया. ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी तो वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा, तो लैक्टिक एसिड्स डिपॉजिट होंगे, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ जाएगा. सो दैट्स ऑल द फिजियोलॉजी अबाउट इट. तो फिर क्या सोते समय भी मतलब बीच बीच में हाइड्रेशन लेना वो तो कैसे पॉसिबल है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट क्योंकि कई बार लोगों को देखा ना, यूजुअली पानी रख के सोते, उनको रात में प्यास लग ही जाती है एक टाइम पे. वो एक आदत की बात भी होती है, और नॉर्मली जो पानी रख के सोने का एक हेल्पफुल रहता है कि जब आप उठो तो कहते हैं ना, उठते ही आपको पानी पीना चाहिए, उस फेज़ में हेल्पफुल रहता है. वैसे मुझे ऐसा लगता है द बेटर वे इज़ कि बिफोर यू आर गोइंग टू बेड, जब आपको अगर मालूम है कि आपका टाइम क्या है, सो से हाफ एन आवर 45 मिनट्स बिफोर दैट टेक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, एंड बिफोर गोइंग फॉर योर स्लीप यू गो टू द वॉशरूम, सो दैट बीच में आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो, क्योंकि अगर उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है तो देन आपकी स्लीप साइकिल अफेक्ट हुई, बिल्कुल. तो वो आपको फिर अदर रीजन से एग्जॉस्ट करेगी. अच्छा, स्पाइन स्लिप डिस्क पे वापस आते हैं, उस पर हम बात कर रहे थे. तो इसके लिए इलाज क्या है? कोई सर्जरी है या कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके थ्रू ये ठीक किया जा सकता है? स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत तरीके की होती हैं.
जस्ट टू ब्रीफ देम, मैं क्योंकि स्पाइनल डिस्क की बात हो रही है, रीढ़ में या रीढ़ से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एज वी डिस्कस बिफोर की जनरलाइज्ड बॉडी या बैक एक, तो बैक एक जनरल फॉर्म में भी हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकती हैं, हड्डियों में किसी प्रकार की चोट जिसमें कि फ्रैक्चर्स हो जाएं वो हो सकता है, हड्डियां स्लिप हो जाएं, वो अनस्टेबल हैं, हिल रही हैं, तो वो एक रीज़न्स हो सकता है एक्सीडेंट्स या ट्रॉमा की वजह से, या ट्यूमर्स हो सकते हैं या इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन्फेक्शंस में कॉमनली देखे जाने वाले इन्फेक्शंस होते हैं ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस। अब अगर हम किसी भी मोडालिटी की बात करें, फॉर दैट मैटर, ख़ास तौर से अगर हम डिस्क की बात करें, तो एज आई सेड, डिस्क की जो रीज़न है वो जानना होता है। क्या ये एज रिलेटिव डीजनरेटिव है, मतलब धीरे धीरे बॉडी में स्ट्रेस पड़े और धीरे धीरे एक वन फाइन डे हमारा दर्द बढ़ता गया और दोनों पैरों में या हाथों में दिक्कत होने लग गई, देन वी फाइंड कि हाँ भाई स्लिप डिस्क भी है, नसों के रास्ते नैरो हैं, और तो वो एक सिचुएशन होती है। एक हुआ जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि अचानक से स्लिप डिस्क हुआ और सिवियर पेन हुआ। हाँ. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉज, द नेचर ऑफ द कॉज, किस कारण से हुआ है, ट्रीटमेंट प्लान किए जाते हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली 3 तरीके के, ऑब्वियसली मेडिसिन, सेकंड इज़ फिजियोथेरेपी या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में मतलब ये हुआ कि रेस्ट, रिलेटिव या ठीक है. लिमिटेड रेस्ट along with physiotherapy, and then the surgical part. Okay. Surgery again is needed in some cases. मोटा मोटा अगर मैं मानूँ तो in about 75% of the cases we are able to control the symptoms without surgery. Proper conservative treatment जिसमें rest, medicines and physiotherapy, तीनों चीज़ें मिला के हम 75-80% केसेस में रिलीफ पहुंचा देते हैं टू द पर्सन। Okay. तो ये 2-3 टाइप के सर्जरीज हैं इसमें. अब अगर हम सर्जरीज की बात करें तो यस, सर्जरीज के काफ़ी टाइप्स होते हैं। लाइकवाइज एक होता है मिनिमल एक्सेस स्पाइन सर्जरी या मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। दूसरे टाइप्स होते हैं जिसके अंदर मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी अलॉन्ग विथ फिक्सेशंस, मतलब स्टेबलाइजेशंस। तीसरा होता है जिसमें कि हम बिल्कुल भी इंसिजन्स वगैरह यूज़ नहीं करते, विदाउट इंसिजन वी कैन फ्रैक्चर को हम स्टेबलाइज कर दिया फॉर एग्जांपल। ओके. सो है सारे मिनिमल इन्वेजिव, बट उसके भी एक सब टाइप्स कह लो या उसकी भी एक हायर एप्लीकेशंस कह लो। इन जनरल वाई आई एम सेइंग दिस कि मिनिमल इन्वेजिव, मैंने शुरू में ही वर्ड यूज़ किया कि लास्ट से 30 years, it has been more than 25 years I have been dealing with brain and spine. तो उससे पहले हालांकि मैं गॉल ब्लैडर भी ऑपरेट करता था लैप्रोस्कोपिकली, बट 25 साल से तो सिर्फ दिमाग और रीढ़ ही ऑपरेट करता। जी. तो आई हैव सीन ड्यूरिंग माई टेन्योर द ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हमें जिस स्पाइन सर्जरी में इतने बड़े बड़े चीरे लगाने पड़ते थे, अभी वही चीज़ रिड्यूस होके लेस देन 1/3 हो गई है। समटाइम्स बिलीव मी, हमें अगर डिस्क सर्जरी करनी है तो वी कैन half an inch, just half an inch of incision and we are able to take out the disc और नर्व को डिकम्प्रेस कर देते हैं, पेन रिलीफ हो जाता है, अगले दिन इंसान घर जाए अपना। Okay. दोज आर माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के वजह से पॉसिबल हैं आजकल, एंड they have been instrumental in reducing the complications and the risk. तो जो एक मिथ अभी तक थी उसके रीजंस भी थे और उसको काउंटर करने के लिए ये एडवांसेस आ गए हैं। एंड इसी में एक चीज़ और मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि बहुत सी बार क्वेरी आती है कि साहब चीरा तो नहीं लगेगा। हाँ. ऐसा कुछ होता नहीं है, चीरा तो हर चीज़ में लगना है। अब वो ½ इंच लगना है या 2 इंचेस लगना है या 4 इंचेस लगना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कितने लेवल का है, किस तरीके का है। बिल्कुल. ये बताइए डॉक्टर कि एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप, आजकल तो देखा है कि कॉर्पोरेट में ज़्यादातर लोग बैठ के और इवन एक पोजीशन पे बैठ करके वो मल्टीपल्स ऑफ आवर तक काम करते रहते हैं, इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या ये कितना ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है कि एक पोस्चर में बैठ के आप कंटिन्यूटी में काम कर रहे हो
तो उससे कितना असर पड़ता है? अ, जैसे आपने पूछा कि मोबाइल या लैपटॉप्स पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स अगर हैं, कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग हम लोग कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं फॉर दैट, इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए या ये चीज़ जब नोट हुई तो एक एंटिटी, एक टर्म भी निकली है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, ओके। वो होता ही तब है हमको, दैट इज़ बेसिकली क्या है वो कि टेक्स्ट नेक, बट इट इज़ कन्फाइंड टू योर नेक। यप। एंड हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स, चाहे वो प्रोफेशनल हो या आदत हो या लेजर एक्टिविटी, लेजर टाइम्स में हम लोग टेक्सटिंग कर रहे हो, गर्दन हमारी कॉन्स्टेंटली फ्लेक्स पॉस्चर पे, नीचे के पॉस्चर पे है। तो इस पॉस्चर पे अगर वो कॉन्स्टेंटली है और हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी कर रहे हैं, तो एक क्रॉनिक नेक पेन को जनरेट कर देगी। और सिमिलरली जैसा आपने बताया कि बैठने से, हाँ। व्हेन वी आर इन अ सिटिंग पॉस्चर, तो सिटिंग पॉस्चर में हमारा लोअर बैक इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व। हमारी पीठ कभी स्लाउच होगी, कभी हम स्ट्रेट होंगे, चेंज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट मूविंग। बहुत से ऐसे आईटी सेक्टर्स हैं या वर्किंग रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे लॉन्ग आवर्स कॉन्स्टेंटली आप नहीं उठ सकते, एग्जैक्टली। या आपकी आदत में नहीं है तब नहीं उठ पा रहे हो। बट इन आइदर ऑफ द केसेस आपका बैक मसल्स दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर वन पॉस्चर स्ट्रेन, तो वो तो फटीग आउट होगा ही। बिल्कुल। तो वो फटीग आउट होगा तो आपको इन द फॉर्म ऑफ पेन, जो कि उस समय नहीं पता चलेगा आपको। जब आप रात में लेटेंगे, सुबह उठेंगे, तो आपको स्टिफनेस, डिस्कम्फर्ट, नींद बार बार टूटना, है ना, ऑल दोज थिंग्स, साउंड स्लीप ना आना, तो अलग अलग टाइप से वो आपको डिस्कम्फर्ट देंगे। जैसा हमने शुरू में बोला था, जो फर्स्ट पॉइंट को लेके चले थे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग इट इज़ अगेन योर मसल स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली। तो इसमें क्योंकि ये पॉस्चर रिलेटेड चीज़ का भी डिस्कशन आया है, तो स्पाइन के लिए, स्पाइन इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर बैक मसल्स एंड आवर फ्रंट मसल्स। बैक मसल्स आर स्ट्रॉन्गर, उसी वजह से हम अपराइट हैं, हम स्ट्रेट खड़े हैं, वरना तो हम नीचे चल रहे होते चार पैरों पे। यूजुअली स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए इडियम्स भी हैं, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। करेक्ट। तो बैक मसल्स आर स्ट्रॉन्गर, लेकिन अगर हमारा पेट, हमारा चेस्ट, जो पेक्टोरल्स मसल्स हैं, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक इम्बैलेंस फिर आ जाएगा। बिल्कुल। तो फॉर एनी गुड posture, any problem related to our back, like common back aches, आगे पेट की और कमर की, पीठ की, गर्दन की, चारों तरफ से अगर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे हम फोकस करेंगे, जब भी हमें प्रॉब्लम आ रही है या वो हमारे अगर एक रूटीन में आ जाएगी, तो ना तो हमारी प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी क्रॉप अप होंगी, ना ही वो प्रोग्रेस होंगी। Everyone probably has faced these things, even we as surgeons face। हम लोग सर्जरीज करते हैं तो वो पता चला कि 6-7 घंटे की माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं। सो शुरू में होता ही यही था, 2.5 घंटा हम लोग बैठ के कर रहे हैं तो हमें बैक एक होने लग गया। हाँ। तो वी हैव टू टेक अ ब्रेक, स्ट्रेच आउट, वो करा, फिर उसको रेक्टिफाई किया, मसल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस किया, तो वो 2.5 घंटा 4 घंटा हो गया। बिल्कुल। So that is a simple understanding and a simple way how you can come out and improve upon your posture and the pain। डॉक्टर, इसकी एक मुझे लगता है कि अगर आपको पेन है, यूजुअली लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो जिससे आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बट आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में देखा जाता है कि कई बार होता है लोग जिम नहीं जा पाते हैं या फिर डेली रूटीन में एक्सरसाइज फॉलो नहीं कर सकते हैं। कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे हम कि लोग बैठ के काम करते हैं लॉन्ग आवर्स तक, तो क्या कुछ ऐसा एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो करके शायद हमें रिलीफ मिल सकता है, या एक लॉन्ग टर्म में हम बीच बीच में वो कर सकते हैं? आई थिंक पहली चीज़ तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भी वर्किंग है, जिस भी फील्ड ऑफ वर्क या जिस भी सेक्टर में हम हैं, वी प्रॉबेबली जस्ट कांट से कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, आई थिंक जिनके बारे में मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, हमारे इवन पीएम साहब को भी देख लो, या दे हैव गॉट अ वंडरफुल लाइफस्टाइल
includes, you know, your routine, हम्म streamlining your routine. एंड रूटीन का स्ट्रीमलाइनिंग आपके खुद की बॉडी के एक उसके डिसिप्लिन पे आता है. बिल्कुल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक वन हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, और इसको इट इज़ अ मस्ट. अगर कोई इंसान अपनी बॉडी को उतना टाइम भी नहीं दे सकता, आधा घंटा, तो दैट इज़ रॉन्ग. यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट योर बॉडी. भाई, आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे? दिस इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, पहली चीज़. बट येस, काफ़ी बार जो प्रैक्टिकल रीजंस हैं या प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से हम नहीं उसको अडॉप्ट कर पाते हैं वो लाइफस्टाइल के लिए, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे गोइंग टू अ जिम कैन बी अ गुड ऑप्शन. यू आर राइट, बिकॉज काफ़ी बार मैंने देखा है, आई हैव कम अक्रॉस पीपल जिनके ऑफिसेज में, उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ही जिम या वर्कआउट सिस्टम्स हैं. हाँ बिल्कुल. बट उसमें शुरू में ना आपके जो ट्रेनर्स हैं, हम्म टेक देयर हेल्प एंड गाइडेंस कि मेरे बॉडी, मेरे रूटीन, मेरे जो एक बॉडी मास इंडेक्स है, उसके हिसाब से मेरे लिए क्या प्रोटोकॉल्स इम्पॉर्टेंट हैं. हम अगर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं या बॉडी को स्ट्रेंथनिंग पे जा रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे यू कांट जस्ट गो ऑन एंड स्टार्ट डूइंग डंबल्स एंड हैवी वेट्स एंड ऑल दिस. वो तो फिर आप बिल्कुल डैमेज कर दोगे. तो या तो आप सिंपल कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेस पे जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए, जो कि सुपरवाइज्ड तरीके से आपकी बॉडी की मसल्स को स्ट्रेच आउट करेंगे और स्ट्रेंथनिंग कराएंगे. वंस यू आर ट्यून्ड, वंस यू आर डिसिप्लिन्ड, वंस इट बिकम्स योर हैबिट, आप उसको कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर वो. इसीलिए कुछ एक्टिविटीज़ जैसे योगा है, वी आर वेरी हेल्पफुल टू बॉडी को अडेप्ट करना, बॉडी को एडजस्ट करके उस लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने में. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल स्ट्रेचिंग्स, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सिंपल योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज, लर्न दैम. आपके पास 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, जस्ट एक बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है, जस्ट सिंपल स्ट्रेचिंग्स हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, कैलिस्थेनिक्स. ओके. सो इट इज़ अ फिनोमिनल फंडामेंटल थिंग. आई थिंक डांस इज आल्सो द गुड एक्सरसाइज. Very nicely said. Dance, aerobics in any forms, this is a wonderful way of, you know, sort of energizing and doing the cardio for your body. So that can rejuvenate you. That is very helpful. अपने शेड्यूल, अपने बॉडी के एक स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको प्लान आउट करिए. बट एज आई सेड, प्लीज़ प्लान आउट दैट. वो ज़रूर करना चाहिए. क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमारे पास भी कई बार ऐसा होता है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए डांस तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप करोगे तो सारे जो आपके मसल्स हैं सब कुछ एकदम परफेक्टली काम जैसे करना आपने शुरू करता है. डांस की बात करी, एक सिंपल वो होता है ना, स्किपिंग, जो या रोप. आप स्किपिंग करो. Somebody is doing skippings 100 times to 200 times skippings, और भी होते हैं jumping jacks and all those things. अगर आप करके तो देखिए एक बार, you will see a very obvious difference. एक हफ्ते में आपको अपने efficiency और energies में फ़र्क आ जाएगा. Just 15 to 20 minutes daily, nothing more. और 5 minutes of breathing exercise, you will see a phenomenal difference. ओके. होप कि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एक्सरसाइज करना और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्पाइन को बेहतर रखने के लिए. डॉक्टर ये भी बताइए कि क्या मोटापा स्पाइन पेन का एक रीज़न हो सकता है, या उसमें मोटापे में ज़्यादा स्पाइन दर्द होता होगा? बिल्कुल, इसका एक बड़ा ऑब्वियस और फिजियोलॉजिकल रीज़न है. देखिए, हमारा जो स्पाइन है, इसके एक इट इज़ नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. अगर हम खुद भी एनालाइज करें तो गर्दन का जो कर्वेचर पीछे से है वो आगे की तरफ है, फिर पीठ पीछे को निकली हुई है, कमर थोड़ी आगे है, फिर हिप्स और सेक्रम पीछे को है. सो इट इज़ इन अ साइनोसाइडल वे. अभी क्या होता है, और जो एक एंटिटी होती है, फिज़िक्स से रिलेटेड कह सकते हैं या वैसे भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है ना, इट जस्ट पासेस अलोंग द स्पाइन और कुछ एरिया से होते हुए जारी होती है. सिंपल अगर तरीके से आप समझो तो मोटापे में नॉर्मली क्या होता है कि
जो आगे का हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, पूरा बॉडी तो बढ़ता ही है लेकिन पेट का हिस्सा भी आगे प्रोट्रूड होने लगता है। बिल्कुल। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये प्रेशर आगे जा रहा है और स्पाइन जो पीछे से है वो आगे पुल हो रही है, स्पाइन भी तो पुल हो काइंड रही ऑफ है। इन दैट वे। यस, सो जो Okay. पीछे कमर है या लंबर एरिया है उसका एक गड्ढा अगर हम कहें या उसकी उसकी जो हाँ। कर्वेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। बिल्कुल। तो आपने कभी नोट किया हो, ऑब्जर्व करें किसी एक मोटे, यू मीन टू से कि कर्व डिज़ाइन ले लेता है, लाइक अगर रीढ़ की हड्डी इस शेप में है तो वो कहीं ना कहीं कर्व होने लगती है जब पेट का मोटापा आगे बढ़ता हाँ है ये तो। आगे जाएगा तो पीछे बैक बैक अंदर को आने लगेगा। अगर पीछे से देखोगे तो हाँ। कमर का हिस्सा अंदर को होने लगेगा। ठीक दैट है। इज हाइपर लॉर्डोसिस। हाइपर लॉर्डोसिस मतलब कि वो ऐसे करके यूं इस तरीके का हो गया। हाँ। तो बेसिकली हो जो भी रीज़न से हो रहा है, लेकिन मोटापा इज़ वन ऑफ द रीजंस। एंड वो क्या कर रहा है कि वो इम्बैलेंस कर दे रहा है, आगे की और पीछे की मसल्स जो है ओवर स्ट्रेन में आ गई, तो वो 100% आपका वो बैक एक की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा जब भी आपकी मसल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी। सो मोटापा ऑब्वियसली इट टेक्स द टोल नॉट ओनली ऑन स्पाइन, स्पाइन में भी डिस्क, जैसे स्पाइन आगे बढ़ी तो जो डिस्क है वो पीछे, तो स्लिप डिस्क के चांसेस बढ़ गए। ओके। और ख़ास तौर से जो जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स जो स्पाइन में भी छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं तो वो लूज़ होने लग गए, तो वो हड्डियाँ हिलने लग गई, तो आपने करवट बदल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कमर दर्द हो रहा है, दैट इज़ अ इनडायरेक्ट एविडेंस कि अनस्टेबल स्पाइन है। तो इन मोर देन वन वे एक्सेसिव वेट, मोटापा टेंड्स टू कॉज या इंक्रीज द बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है डॉक्टर, एक बात आ रही थी दिमाग में कि ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर स्पाइनल प्रॉब्लम किस में ज़्यादा देखी जाती है, मेल्स में या फीमेल्स में? I would say more in the women gender. Why? Because of many reasons. एक तो शायद उनका जो working pattern है, which is more confined to the house, more less focused towards outdoor physical activity, less focused towards self care, and कुछ मेडिकली अब फिजियोलॉजिकल रीजन जिसमें हार्मोनल चेंजेस एक पार्ट प्ले करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो इन जनरल आई थिंक इन फीमेल्स आई हैव सीन प्रॉब्लम्स मोर कॉमनली एज कंपेयर टू मेल्स। ओके। तो ये बताइए कि स्पाइन को फिट रखने के लिए कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे डेली रूटीन में अपनानी चाहिए, स्पेशली फॉर द वुमेन? तो ये जितने चीज़ें हम लोग ने डिस्कस करी, जिसमें वेट का एक कंसिड्रेशन था, दूसरा था मसल स्ट्रेंथनिंग, तीसरा था न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, पानी का इंटेक, और हमारे सिटिंग, हमारे स्लीपिंग पॉस्चर्स। अब स्लीपिंग पॉस्चर्स में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है पिलो का यूज़, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है मैट्रेस। अगर हम उसके डिटेल्स में जाएंगे तो बड़ी कैटेगरी ऑफ है, मैट्रेस की भी ग्रेडिंग्स हैं कि किस तरीके का मैट्रेस का क्या ग्रेड होता है, कौन सा हेल्पफुल है, क्या है क्या नहीं, बट कॉमनली इतना डिटेल में हम लोग जाते नहीं हैं। द बेसिक आइडिया शुड बी कि वो मैट्रेस हमारा बॉडी के शेप के अकॉर्डिंगली मोल्ड हो जाए। बहुत एक्सेस फोम बेस्ड मैट्रेस होंगे तो वो जो होगा वो हमारे शेप को इंक्रीज कर देगा, धस जाएगी बॉडी, तो हमारा बॉडी शेप थोड़ा सा इंक्रीज होगा, वो बैक एक कर देगा। पहले कंसेप्ट था कि एकदम हार्ड सरफेस पे तखत वगैरह पे या किसी उस पे लेटने के लिए अगर बैक एक हो रहा है तो आप तखत पे या हार्ड सरफेस पे लेट जाओ, बट वो भी बहुत लॉजिकल इसलिए नहीं है कि दैट विल इंक्रीज द पेन एट अदर पॉइंट्स। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि फर्म हो, विच टेक्स द शेप ऑफ योर बॉडी, ऑफ द कर्व्स ऑफ द बैक, वो यूज़ करना चाहिए। सिमिलरली पिलो, मोटे तौर पे जब हम सुपाइन या सीधा लेटते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, तो पिलोज़ बहुत पतले होने चाहिए, बिकॉज हमारा गर्दन की जो एक लॉर्डोसिस है, एक कर्वेचर है, वो मेंटेन होना चाहिए। अगर वो मोटा होगा तो ये यूँ हो जाएगा। डॉक्टर एक और बात है कि ये जो पिलो की आपने बात करी, तो पिलो में यूजुअली मैंने दो टाइप के पिलोज देखे हैं, एक जो होते हैं जो कॉटन के होते हैं, दूसरा होता है पॉलीफिल्म। तो कौन सी यूज़ करने चाहिए? नहीं, बात समझिए, मैं जो बात कह रहा था उसमें चाहे कॉटन हो या पॉलीफिल्म्स बेस्ड हो, फाइबर बेस्ड हो, जब हम सीधे लेट रहे हैं
तो दे हैव टू बी थिन, वो चाहे कॉटन हो चाहे पॉलीफाइबर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें एक सॉफ्ट सपोर्ट चाहिए बैक ऑफ द हेड पे, ठीक है। ठीक ना है। व्हेन वी आर इन द लैटरल पोजीशन, जब हम करवट में लेट रहे हैं, हम्म, तो करवट में जब हम लेटते हैं तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो हमारे नेक और गर्दन इस गैप को फिल्ड होना चाहिए ऑन आइदर साइड, चाहे हम इधर हैं करवट या इधर है। तो साइड्स में हमारे जो पिलो हैं वो थिक उसके होने चाहिए डायमेंशंस के। अगेन जो पॉलीफाइबर हैं वो लंबे समय तक अपना शेप को मेंटेन करते हैं। कॉटन में क्या होता है, इनिशियली तो कॉटन विल गिव यू गुड कंफर्ट, बट धीरे धीरे वो क्लम्ड अप होने लगता है, उसका शेप चेंज होने लगता है। बिल्कुल। तो इसलिए या तो कॉटन भी आप यूज़ कर सकते हो, बट दैट नीड्स टू बी चेंज्ड अगर लगे ज़रा सी उसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो रही है, उसकी क्लम्पिंग स्टार्ट हो रही है। तो साइड्स में मोटे पिलो, सीधे में थिन बेसिक पिलो, ताकि हमारा गर्दन का स्ट्रक्चर वो, कुछ लोगों को बिकॉज ऑफ अदर मेडिकल रीजंस प्रॉब्लम होती है, सांस से संबंधित सिस्टम होता है, वो सीधे नहीं लेट ले सकते, लेटते हैं तो सांस फूलने लगता है। तो इन दैट केस इफ़ समबडी हैज़ टू यूज़ 1 और 2 मोटा पिलोज, तो उसमें कोशिश ये करिए कि सर, गर्दन और शोल्डर्स तीनों एक लाइन में रहें। जी। द पिलो शुड कवर योर शोल्डर्स एज वेल। तो उससे क्या होगा कि आपका अपर बॉडी पूरा अप रहेगा रादर देन योर गर्दन। अगर खाली सर के नीचे होगा तो ये तो उठ गया है ना, तो ये स्ट्रेन डालेगा। एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में, क्या सर्वाइकल पेन जो होता है, यूजुअली जब लोगों को सर्वाइकल होता है तो पिलो लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, या आई थिंक उसके लिए शायद फोम वाले पिलोज कुछ रिकमेंड नहीं करते नहीं हैं नहीं, डॉक्टर्स? वो फोम की बात नहीं है। वो जो पिलो सर्वाइकल पिलोज होते हैं उसका शेप होता है कि बीच में उसमें एक ऐसे राउंडेड सी चीज़ होती है और हाँ। दोनों तरफ फ्लैंक्स होते हैं, हम्म। बटरफ्लाई टाइप का होता है वो। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो जो साइड्स के पिलो हैं वो मोटे हैं, और जो जो जहाँ पे हमारा सर वो हो रहा है वहाँ पे बहुत पतला पिलो है या है ही नहीं है, और वो जो बीच ओके। में जो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो हमारे गर्दन का जो ये गड्ढा है, लॉर्डोसिस है, इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो चाहे हमें गर्दन का दर्द है तो हमारा सोने का पॉस्चर ऐसा होना चाहिए कि हम न्यूट्रल पॉस्चर है, मेरे जो बॉडी का या स्पाइन का या गर्दन का न्यूट्रल पॉस्चर है उस पॉस्चर में हम सोएं, और बाकी ट्रीटमेंट तो चल ही रहा होता है। तो बिल्कुल। डॉक्टर, कई बार हमने ये देखा है कि एल्डरली एज में फ्रैक्चर देखने को मिलता है, उसमें स्पाइन में फ्रैक्चर आ जाता है, तो उससे कैसे ओवरकम किया जाता है, या कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं, या इसको टैकल कैसे किया जाएगा? क्योंकि देखा गया है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है उठने बैठने चलने फिरने में, तो आई इसका क्या थिंक इलाज है? यस यस यस, दिस इज बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और असेंशियल पॉइंट आपने रेज किया है। एल्डरली एज ग्रुप में बॉडी में कहीं पे भी अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, ख़ास तौर से अगर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया या कहीं भी हो गया। सिमिलरली अगर एज रिलेटेड एल्डरली एज ग्रुप पॉपुलेशन में अगर स्पाइन फ्रैक्चर्स हो गए, अगर बॉडी में कहीं और फ्रैक्चर और हाथ में हुआ तो चलो प्लास्टर बांध दिया, पैर में हुआ या तो प्लास्टर बांध दिया, रेस्ट कर लिया या ऑपरेट कर दिया। स्पाइन स्पाइन फ्रैक्चर्स पहले होता था कि भाई उसमें द ओनली ऑप्शन, लिमिटेड ऑप्शन वॉज कि 2.5-3 महीना आप रेस्ट करना पड़ेगा। एंड विद एज एक्सटेंडेड रेस्ट, जो आपने एक सवाल पहले भी पूछा था कि भाई ओवर रेस्ट या ओवर लेटने से क्या नुकसान क्या हो सकता नुकसान है। हो तो सकता है? स्पेशली इन ओल्ड एज, एल्डरली एज ग्रुप, अगर हम किसी को बेड रिडन या कन्फाइन कर देंगे तो उसको सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बहुत सौ को सांस संबंधित प्रॉब्लम होती है, बहुत सौ को यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको बेड पे रहना इज़ अ वेरी वेरी डिज़ास्ट्रस थिंग, उनके लिए मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। Exactly. और अच्छा, हम चलाना इसलिए नहीं अलाउ कर सकते क्योंकि अगर स्पाइन फ्रैक्चर है और नस दब गई, हमने जैसे बैठाया चलाया तो स्पाइनल कॉर्ड प्रेस हो सकती है, तो वो Okay. पैरालाइज कर सकती है। सो द ओनली आंसर टिल नाउ वाज कि हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, भैया 2-2.5 महीने सिर्फ करवट बदलो, पैर मोड़ो, चलाओ, और कुछ नहीं, बैठना, खाना भी लेटे लेटे खाना है, टॉयलेट एक्टिविटीज़ भी ऑन बेड, विद द एम, विद द पॉइंट कि आपको नुकसान ना होने पाए। Now, to overcome this thing, we have a very technically advanced system जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकली, जिसमें चीरा नहीं लगता, सिर्फ 2 डॉट लाइक छेद होते हैं, और उसके माध्यम से हम
उस हड्डी को, उस फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रल बॉडी स्पाइन को में हम बोन सीमेंट, स्पेशल बोन सीमेंट्स आते हैं, ओके। वो हम इंस्टिल कर देते हैं, तो वो हड्डी स्ट्रांग हो जाती है और नेक्स्ट डे से ही द पर्सन को हम चलाना अलाउ कर देते हैं और उसका पेन रिलीफ हो जाता है एंड ही इज बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ. सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसी मोडालिटीज़, ऐसे ट्रीटमेंट्स इस समय हैं जो कि बिना चीरे के ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ केसेस में, ओल्ड एज के स्पाइन फ्रैक्चर्स में, मतलब दे आर फिनोमिनली सक्सेसफुल. दर्द में भी आराम, रिस्क कम और अर्ली मोबिलाइजेशन. सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस सिस्टम को बलून काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी बोलते हैं. यस, थोड़ा कॉस्ट आता है बिकॉज ये सिस्टम्स इंपोर्टेड होते हैं. तो ये जो पूरे किट्स आते हैं वही 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख तक के किट्स होते हैं अलग अलग कंपनियों के हिसाब से. सो इट डज़ कम विथ सम कॉस्ट, बट जैसे कि आजकल की मेडिकल साइंस में इंश्योरेंस सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंसेस मेरे हिसाब से सबको लेना चाहिए. दिस शुड बी दी फर्स्ट थिंग, क्योंकि तभी आप एक प्रॉपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को अवेल भी कर सकते हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है. एंड ये सिस्टम क्योंकि अवेलेबल है तो यू कैन टेक एडवांटेज. लास्टली मैं चाहूँगी कि आप इस पूरे पॉडकास्ट को कंक्लूड करें, एक हमारे व्यूअर्स को मैसेज दें कि कैसे स्पाइनल प्रॉब्लम के जो मिथ्स हैं उससे वो बाहर निकलें और उसके क्या क्या सोल्यूशन है. जस्ट एक कंक्लूजन. थैंक यू इशिता. ये I think this has been a wonderful conversations and I think important. लोगों को शायद इससे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी. सो आई वुड लाइक टू से कि स्पाइन या रीढ़ एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है बॉडी का. इसका केयर करना, इसको स्ट्रेंथन रखना, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी एज वेल. इस रीज़न से भी क्योंकि आजकल की हेक्टिक बिजी लाइफ में हमें हमारी एफिशिएंसीज़ ना अफेक्ट हों, हमारा आउटपुट बेटर रहे, हम लंबे समय तक अच्छा काम कर सकें, तो साइड बाय साइड गाड़ी का जैसे मेंटेनेंस करते हैं वैसे बॉडी के ख़ास तौर से स्पाइन वाले एरिया का आपको ध्यान रखना है. ध्यान रखने के लिए जो हम लोग ने पहले डिस्कस भी किया, आपका जिस प्रकार का भोजन होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए. गुड प्रोटीन डाइट शुड बी पार्ट ऑफ योर शेड्यूल. ईटिंग हैबिट्स में जो फ्रीक्वेंट कभी भी मन आया कुछ खा लिया उठा के, जंक फूड खा लिया, इन हैबिट्स से थोड़ा सा अवॉइड करें. जो बाहर के फास्ट फूड्स हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दोज आर जस्ट एम्प्टी कैलोरीज. जितना कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में जा रहा है, जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना तो उसने यूज़ कर लिया, बर्न कर लिया, बाकी सब फैट बना देगा. सो न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस है. प्रॉपर हाइड्रेशन. 60% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर. तो चाहे वो दिमाग हो, चाहे नर्व्स हों, चाहे मसल्स हों, सब एग्जॉस्ट कर जाएंगी अगर पानी की कमी है. थर्डली, ए प्रॉपर रूटीन. एक डिसिप्लिन्ड रूटीन इज़ द की टू कीप योर बॉडी, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी एक्टिव एंड वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो साथ में सम सॉर्ट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी. हमारा बॉडी को कार्डियो या एक्सरसाइज चाहिए ही, उससे पसीना निकलना ही चाहिए, बिकॉज दैट वे दी सर्कुलेशन, मसल का जो या नर्व्स का, बोन्स का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है. नर्व्स खास तौर से माइंड जो या स्पाइन की जो नर्व्स हैं उनके सर्कुलेशंस इम्प्रूव होते हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन पहुंचता है. सो दे रिमेन मोर एक्टिव एंड एक्टिव फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो physical activity in the form of cardio. Muscle strengthening again is very important. मांसपेशियों का समय एज के साथ कमज़ोर होना निश्चित है. इसको अगर हम मेडिकल भाषा में कहें तो सार्कोपीनिया बोलते हैं. सो दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच कैन स्टार्ट आफ्टर 40, आफ्टर 50, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल. तो मसल स्ट्रेंथनिंग शुड अगेन बी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर रूटीन. इसको ज़रूर ध्यान रखें. बाकी जो हमारा जिस भी टाइप ऑफ प्रोफेशन में हम हैं, जिस भी टाइप का हमारा वर्क स्टाइल है, मींस सीडेंट्री है या माइल्डली एक्टिव है, मॉडरेटली एक्टिव है,
इंटेंसिव हम वर्कआउट या हैवी वर्किंग के लिए हमारा ऑक्यूपेशन है, उसके उसके हिसाब से गेट इन टच विद अ प्रॉपर ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट. आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और एक पूरा कोर्स होता है जिसके जो लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फर्दर स्पेशलाइज करते हैं, चाहे वो न्यूरो में करें या ऑर्थोपेडिक्स में करें या किसी में करें. तो गेट इन टच विद देम, उनसे सलाह लीजिए कि मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ शुड आई टोन इट अप. फिर जैसा वो बताएं उसको करिए. फिर 1 महीने बाद जाके फिर कुछ उसको इम्प्रोवाइज़ करके इंक्रीज़ करिए. बट इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको ये प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ, आई हैव टू थिंक अबाउट माई बॉडी, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई कैन sort of do justice to it and also improve my efficiency and my output regarding that. थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु, इतनी सारी ज़रूरत वाली चीज़ें, जानकारी हमारे साथ देने के लिए. होप कि आपको भी ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन काम आएंगी, और जो आपके दिमाग में मिथ्स थे, जो प्रॉब्लम के सल्यूशन नहीं मिल रहे थे स्पाइनल प्रॉब्लम को लेके, वो भी सब आपको मिलेंगे. तो जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके साथ अलग अलग पॉडकास्ट में साझा करते रहेंगे. तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत.